वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो गाइज, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो हम देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट चैप्टर क्या है। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे सभी दोस्तों को हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए और देखते हैं कि हमारा आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है। और आज हम लोग 2-3 चैप्टर फिनिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषताएँ। भारतीय संविधान की विशेषताएँ। अब इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या है। संविधान ने हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया है। तो संविधान में हमारे जो राष्ट्र का उल्लेख है वो 2 नामों से हुआ, एक भारत और दूसरा कौन सा है, दूसरा इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय जो संविधान है उसमें संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से सुनना केवल है, जितने सारे फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोगों को एक बार सुनना है और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं। संसाधन शासन प्रणाली में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। मतलब संसाधन जो शासन प्रणाली होती है उसमें जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है उसका। आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या होता है। तो जो आध्यात्मिक शासन प्रणाली होती है उसका मुख्य जो आधारभूत तत्व होता है वो एकल कार्यपालिका होता है। क्या होता है, एकल कार्यपालिका। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर मुख्य बिंदु कौन सा है। तो अंतर जो है मुख्य बिंदु का वो कौन सा है, वो न्यायिक समीक्षा का मुख्य बिंदु का अंतर है। भारतीय संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। तो जो भारत का संविधान है वो परिसंघीय है, वो किससे निर्धारित होता है, वो केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से यह निर्धारित होता है कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है, वो परिसंघीय है। भारतीय संविधान के मूल्य। तो भारतीय संविधान के मूल्य क्या क्या हैं। तो भारतीय संविधान में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। तो भारतीय जो संविधान है उसमें सारे तत्व देखने को मिलते हैं। जितने भी तत्व यहाँ पे दिए गए हैं, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, भ्रातृत्व वगैरह है, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये सारे मूल्य हमको भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं। तो जो मूल संविधान हमारा था तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। तो जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1911 में, तो उसमें सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है। तो जो राष्ट्रगान का मानक समय है वो 52 सेकेंड का है। कितना है, 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है। तो ये केसी हुइयर का एक कथन है कि जो भारतीय संविधान है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के वृहद होने को क्या कारण है। तो जो भारतीय संविधान है वो वृहद हो गया, इसका मतलब मुख्य कारण क्या है। तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, यानी जो ये क्या है, इसमें राज्य और संघ का एक ही संविधान है। इसमें ऐसा नहीं है कि राज्य का संविधान अलग हो और केंद्र का संविधान अलग हो। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी भारतीय संविधान में दोनों मूल्य देखने को मिलते हैं, कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है, यह आइवर जेनिंग्स का कथन है कि जो राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो अल्पसंख्यकों हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, मतलब इनको महत्व कम दिया गया है।
ये किसने कहा है? ये आइवर जेनेक्स ने कहा है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन किसने कहा था? तो केसी वीयर ने कहा था कि भारत जो क्या है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? वो जनता होती है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। तो किसने कहा था ये? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा हो जाएगा। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, तो किसने कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जो भारतीय संघवाद था उसको सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो जो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। यानी जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उन्होंने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, सभी लोगों को पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। तो ये हमारा चैप्टर था और हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो आज हम लोग 4 या 3 चैप्टर फिनिश करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। तो अब देखते हैं कि जो 7वीं अनुसूची है इसमें कौन कौन से प्रमुख विषय हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची में का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। यानी जो जनसंख्या नियंत्रण है और परिवार नियोजन और आपराधिक मामले जितने ये सब हैं, ये कहाँ सम्मिलित हैं? ये भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। शिक्षा किस सूची का विषय? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन से पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय थी, लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद जो शिक्षा थी वो किस में हो गई? वो समवर्ती सूची में स्थानांतरित हो गई। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। अब यहाँ पे दिए गए हैं, सूचियाँ दी गई हैं और उसके बाद में राज्य सूची दी गई, समवर्ती सूची दी गई है। यहाँ पे तीनों सूचियाँ दी गई हैं, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो इसमें दिया गया है कि किस सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संघ सूची। तो सबसे पहले हम लोग को बता दूं कि जो संघ सूची है उसमें 100 विषय हैं और जो राज्य सूची है उसमें 61 विषय हैं और जो समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय हैं? उसमें 52 विषय हैं। अब हम क्रम वाइज देखते हैं कि किस सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो सबसे पहले हम संघ सूची की बात करेंगे। तो संघ सूची में क्या है? प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर सेवा, उसके बाद में सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क और बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण व विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि भिन्न और जनगणना। तो उसके बाद में क्या है? उसके बाद में डाकघर और बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। ये जितने भी विषय हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं राज्य सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। लोक व्यवस्था हो गया, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ,
कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, उसके बाद में पथ कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, उसके बाद में विलासिता की वस्तुओं पर कर जो लगाया जाता है आदि। तो इतने सारे विषय किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं। तो दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत हो गया, बाट माफ, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय, उसके बाद स्वच्छता का औषधालय, औद्योगिक विवाद और उत्तराधिकार, विधि, वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण और जन्म मरण पंजीकरण आदि। ये जितने विषय हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ये सारे विषय हैं। तो हम लोगों ने देखा कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं और संघ सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन वो किस सूची का विषय? ये समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है? जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय, आप लोगों को सभी को पता होगा। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। किसमें? 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। तो हम लोगों ने देखा कि किस सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है उद्देशिका। क्या है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसको बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो को पूरा, और चैप्टर को मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समक्ष नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उनके सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आज समर्पित करते हैं। तो यहाँ पे एक एक वर्ड का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देखिएगा कि जो भारत की प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे केवल एक ऐसे आधारभूत तरीके से आप लोगों को बताया, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। और कहीं पे आपको अगर प्रॉब्लम हो रही, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा, हम आपको समझाने की कोशिश अवश्य करूँगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु वह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला
नहीं होना चाहिए। तो किसमें कहा गया था कि केशवानंद बनाम भारतीयवाद में कहा गया था 1973 में कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो जो धर्मनिरपेक्ष का सही शब्द क्या है? भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो 1917 रूसी क्रांति से संबंधित हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो SR बनमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा था कि जो भारत की उद्देशिका है वो संविधान का अभिन्न अंग है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत जाना जाता है वो सार्वभौमिकता का सिद्धांत के जाना जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। यानी जो भारत की प्रस्तावना है संविधान में, तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम भारत के लोग शब्दों से लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। नेक्स्ट क्या है? किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान को उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में उनका विस्तार है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान सभा की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री KM मुंशी ने प्रदान की थी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था? तो जो बेरू बारी संघ मामले में इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। कब हुआ था ये मामला? ये 1960 में हुआ था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो हमारे लोगों का एक चैप्टर फिनिश हो गया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो देखते हैं कि ये चैप्टर हमारा इसके अंतर्गत क्या क्या है। अनुच्छेद 1 और 3, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हों। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार किसको? ये संसद को अधिकार प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें आरक्षित हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हुआ था वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। अब यहाँ पे संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो फर्स्ट अनुच्छेद 2 है संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन,
अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसौर्गिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। उसके बाद में यहाँ पे क्षेत्रीय परिषदें दी गई हैं। अब उनका मुख्यालय कहाँ पे है और उसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो परिषद का नाम क्या है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसमें कौन से राज्य सम्मिलित हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ है। उसके बाद में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ, प्रयागराज में है। इसमें कौन से राज्य सम्मिलित हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य सम्मिलित है। उसके बाद में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसमें राज्य कौन से सम्मिलित हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम राज्य सम्मिलित है। उसके बाद आता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव। नेक्स्ट है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, तो इसमें चेन्नई इसका मुख्यालय है। इसमें राज्य कौन से सम्मिलित हैं, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना। तो इतने राज्य इसमें सम्मिलित हैं। नए राज्य के गठन की किसे प्राप्त है, तो नए राज्य के गठन की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये वर्ष 1993 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम भारत में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा किस प्रदेश में बनाए थे, तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था, तो ये 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में बनाया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासन ने पाकिस्तानी सेना एवं कवालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। अब यहाँ पे दिए गए हैं कि पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको दिया गया था विशेष राज्य का दर्जा, तो असम को दिया गया था, हिमाचल प्रदेश को दिया गया था, मेघालय को दिया गया था, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को हो गया, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सबको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो हम लोगों ने देखा एक हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आज हमारे 4 चैप्टर फिनिश हो गए। तो हमारा एक कंटिन्यू एक चलता रहता है सेशन। तो इसमें हम लोग डेली एनसीईआरटी देखते हैं। आपको याद है कि डेली 2 PM पे आपकी क्लास होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि डेली आपको 2 PM पे हमारे साथ जुड़ना है और क्लास को अटेंड करना है। यहाँ पे जितनी फैक्ट हैं सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सार है। तो इसमें केवल फैक्ट हम लोग देखते हैं। तो सारा फैक्ट इसमें दिया गया है और आप सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी दोस्त इस वीडियो से जुड़ सकें और वीडियो का लाभ उठा सकें। और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ से आप आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हो। तो जितने भी नए जुड़े हैं आप सभी लोग, एक बार मैं फिर कहूँगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे सभी दोस्तों को वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरीके से वीडियो का आनंद उठाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।